शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी को एक के बाद एक लग रहे झटकों के बीच थोड़ी राहत मिल गई। कल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल भेज दिया था। आज आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को 6 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। ईडी ने कोर्ट में संजय सिंह की जमानत का विरोध नहीं किया। ईडी ने उन्हें पिछले साल 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। संजय सिंह की जमानत मिलने की खबर के बाद आप नेताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। आप इसे अपनी जीत और बीजेपी के हार के तौर पर देख रही है। अब ये जग जाहिर हो गया कि भाजपा ने शुद्ध राजनीतिक कारणों से ईडी का दुरुपयोग किया और इस प्रकार से उन्होंने संजय सिंह जी हो, मनीष सिसोदिया साहब हो, सत्येंद्र जैन हो, अरविंद केजरीवाल जी हो, सबको जेल में झूठे आधार पे, फेक केस पे, कोई एविडेंस नहीं था, इस प्रकार जेल में रखा हुआ था। आज सच जीता है, भाजपा हारी है। बीजेपी संजय सिंह की जमानत को कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा बता रही है। बीजेपी का कहना है कि जमानत मिलने का मतलब क्लीन चिट मिलना नहीं है। तो एक मैटर ऑफ प्रोसीजर को आप कह रहे हैं कि ये केस ही खत्म हो गया, ये केस ही नहीं था, शराब घोटाला ही नहीं हुआ। यदि शराब घोटाला नहीं हुआ तो आप नई पॉलिसी छोड़कर पुरानी पॉलिसी पर क्यों चले गए? यदि शराब घोटाला नहीं हुआ तो बताइए कि आप ही के साथी आज भी अरविंद केजरीवाल से उनका इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं? इधर केजरीवाल के जेल जाने के बाद से दिल्ली में सियासी हलचल तेज हो गई है। आप नेता आतिशी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आतिशी ने कहा है कि दिल्ली सरकार को गिराने की साजिश चल रही है। आतिशी ने दावा किया है कि केजरीवाल के बाद 4 और नेताओं को गिरफ्तार करने की तैयारी हो रही है, जिसमें उनके और सौरभ भारद्वाज के अलावा दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा भी शामिल हैं। मुझे ये कहा गया कि या तो मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बचा लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बढ़ा लूं, और अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करी तो आने वाले 1 महीने में ईडी द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि शराब घोटाला मामले में ईडी को कुछ अहम दस्तावेज हाथ लगे हैं, जिसके बाद आतिशी ईडी के रडार पर आ गई हैं। ईडी को आतिशी पर गोवा चुनाव के लिए रिश्वत लेने का शक है। आतिशी गोवा चुनाव में आपकी इंचार्ज थीं। हालांकि आम आदमी पार्टी आतिशी पर लगे आरोपों को झूठा बता रही है। पूरे गोवा के अंदर चुनाव लड़ा और कह रहे 70-80 लाख रुपए की जो है कैश ट्रांजैक्शन है, ये आरोप है, इसलिए हजारों करोड़ का घोटाला हो गया, इसलिए हमारे 4 नेता अंदर हैं, 4 नेता और जाने वाले हैं। शर्म आनी चाहिए। कोई अगर देखेगा तो भारत की जो है पूरी की पूरी इमेज ही खत्म हो जाएगी कि ये इनकी जो है सेंट्रल एजेंसीज का हाल है। आप नेताओं के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि दिल्ली की सरकार जेल से नहीं चलेगी। कान खोल के सुन लो, पापी आपके जो भ्रष्टाचारी नेता हैं, भ्रष्टाचार किया है तो जेल तो जाना पड़ेगा। यह प्रतिबद्धता है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की। किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा। आपके मंत्रियों और विधायकों ने आज अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की। उन्होंने फैसला किया है कि केजरीवाल किसी भी कीमत पर इस्तीफा ना दें और जेल से ही सरकार चलाएं। सवाल यह है कि क्या केजरीवाल जेल से दिल्ली की सरकार चला पाएंगे? क्या दिल्ली संवैधानिक संकट की तरफ बढ़ रही है? क्या चुनाव से पहले संजय सिंह को जमानत मिलने से आपको बूस्ट मिलेगा? आतिशी ने बीजेपी पर जो गंभीर आरोप लगाए हैं उसमें कितना दम है? दिल्ली का सियासी सस्पेंस कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा या फिर ये जंग लंबी चलेगी? संजय सिंह को जमानत मिल गई। आम आदमी पार्टी के नेता है जो शराब घोटाले के आरोप में उनको ईडी ने गिरफ्तार किया था, उनको जमानत मिली। इससे पहले सुबह 10 बजे आतिशी मरलेना जो उनकी विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं, उन्होंने एक खुलासे के तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी की सरकार को गिराना चाहती है और खरीद फरोख्त कर रही है। ऑफर दिए गए हैं उनको खुद को और कई लोगों को
कि आप बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए, अपना पॉलिटिकल करियर बचाइए। सुबह ये एक माहौल बना, उन्होंने इसकी घोषणा की थी कि हम एक बहुत बड़ा खुलासा करेंगे। दिन दोपहर तक ये मामला काफ़ी बड़ा हुआ और ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहे। इस बीच खबर ये आई कि संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। ईडी ने उनकी जमानत की अर्जी का विरोध नहीं किया। नैरेटिव थोड़ा सा शिफ्ट हुआ, लेकिन मूल प्रश्न अभी भी ये है। एक बड़ी चीज़ ये है कि ईडी की कस्टडी से वो बाहर आए, उनको ज़मानत मिली, तो एक बड़ी बात यह है, बड़ी खबर है, आम आदमी पार्टी के लिए बहुत राहत की खबर है। दूसरा जो उन्होंने एक आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी उनकी सरकार गिराना चाहती है, खरीद फरोख्त में उतारू है, संपर्क किया जा रहा है। और तीसरा जो मैं पिछले 2-3 दिन से डिस्कस कर रहा हूँ कि दिल्ली की सरकार चलेगी कैसे, क्योंकि अभी भी केजरीवाल जी जो सीएम है वो कस्टडी में है, जेल में है। इन्हीं पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान है, परिचय करा देता हूँ आपका। आम आदमी पार्टी के विधायक प्रवीण कुमार हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक सौरभ दुबे और संजीव कौशिक, साथ ही सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अश्विनी दुबे। अश्विनी जी, मैं थोड़ा पहले, इससे पहले कि राजनीतिक चर्चा शुरू करूं और काफ़ी एक दूसरे के खिलाफ बातचीत हो, पहले थोड़ा टेक्निकली मुझे ये समझाइए कि जो आज सुप्रीम कोर्ट में जमानत मिली संजय सिंह को, उसके पीछे ग्राउंड क्या था और एएसजी ने क्या लॉजिक दिए, क्यों विरोध नहीं किया, ये थोड़ा समझाइए। जी बिल्कुल। दो महत्वपूर्ण बातें आज आर्ग्यूमेंट के समय हुई। पहला, जब ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि देखिए, हमारा इंटेंशन ये है कि इनके संदर्भ, माने संजय सिंह जी के संदर्भ में जो मनी का ट्रेस है वो नहीं है, और 6 महीने से वो कस्टडी में है। शुरुआती दौर में दिनेश अरोरा ने उन्हें इंप्लीकेट नहीं किया, बाद में एक बयान में किया। फिर चूंकि कोई पैसा रिकवर नहीं हुआ, मनी का ट्रेस नहीं आया और मनी रिकवर नहीं हुई, इसलिए अपने दिमाग में ये रखिए कि हम जो धारा 45 है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का, जो ये कहता है जमानत देते समय कि ही हैज प्राइमा फेसी नॉट कमिटेड एन ऑफेंस, यानी प्रथम दृष्टया इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, इस ग्राउंड पर हम बेल देंगे। और अगर हमने ऐसा बेल दिया तो ट्रायल के समय इसके रेमिफिकेशंस होंगे, जो बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन था। उसके बाद लर्नेड एएसजी ने कहा, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से, जब दोबारा से बहस शुरू हुई कि हम इन्हें कस्टडी में नहीं रखना चाहते हैं अब। और दूसरी बात यह है कि चूंकि इनके कस्टडी में नहीं रखना, बेल देना और बाद में अरेस्ट करना, दोनों अलग अलग ईडी के प्रोगेटिव हैं। लेकिन एट द फर्स्ट, जब ऑनरेबल कोर्ट ने ये बात कही, उसके बाद लर्नेड एएसजी की तरफ से वो बात आई कि इनकी बेल को हम जो है अपोज नहीं कर रहे हैं। ये दोनों चीजें हैं, तो कंसेशन मिला। लेकिन एक बात ये भी ऑनरेबल बेंच ने क्लैरिफाई किया कि जो आज इनको बेल का कंसेशन दे रहे हैं, इसको सिद्धांत की तरह, प्रेसिडेंट की तरह नहीं लिया जाएगा, और वो जो कंसेशन है वो कंसेशन माने कुल मिलाकर ट्रायल पर इंपैक्ट नहीं करेगा। ये पूरा माजरा है। जी अश्विनी जी, एक चीज इसमें आपने कहा कि जस्टिस ने कहा कि अगर मैंने सेक्शन 45 के तहत दी बेल तो आगे ट्रायल में उसकी इम्प्लीकेशंस आ सकते हैं, लेकिन अभी भी तो बेल दी, तो दोनों में फर्क कैसे है? देखिए, धारा 45 में जब बेल होती है, खासतौर से पीएमएलए में, नॉर्मल क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस और पीएमएलए में बेल, दोनों के अलग अलग जो है सिद्धांत होते हैं बेल देने के। यहां बेल रूल नहीं है। नॉर्मल इंडियन पीनल कोड की धाराओं में देखेंगे तो बेल रूल है, जेल एक्सेप्शन है। लेकिन इस केस में बेल रूल नहीं है, अनलेस कि जब कोर्ट को लगता है कि जो कंडीशंस है उस व्यक्ति की, उस कोर्ट को सेटिस्फाई लगता है कि रीजनेबल ग्राउंड है यह विश्वास करने के लिए कि उस अपराध में वह दोषी नहीं है। वर्ड देखिए, प्रथम दृष्टया नहीं, उस अपराध में वह दोषी नहीं है और भविष्य में भी इस तरह का कोई ऑफेंस कमिट नहीं करेगा। तो जब अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग आ जाती कि ये गिल्टी नहीं है इस अपराध में, तो उसका रेमिफिकेशन ट्रायल पर होता। क्योंकि नॉर्मल क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस में या नॉर्मल क्रिमिनल लॉ में बेल होती है तो प्राइमा फेसी व्यू दे, प्रथम दृष्टया दोषी नहीं है, लेकिन यहां वो गिल्टी नहीं है उस ऑफेंस के। तो दोनों में ये अंतर है। तो मतलब ये हुआ कि अभी अपराध मुक्त नहीं है, ये अपराध मुक्त तो कहते कतई नहीं है। और ईडी के अरेस्ट करने की पावर्स भी है दोबारा, यानी दोबारा भी अरेस्ट हो सकते हैं अगर कुछ रिवीलिंग एविडेंस कल आता है। हाँ। तो ईडी
को इसमें पीएमएलए में तो एम्पल पावर्स हैं। ओके, तीसरा सवाल, बेल की जो कंडीशंस दी गई हैं वो क्या है? देखिए, बेल की कंडीशंस तो कायदे से कोर्ट अपने हिसाब से वो तय करता है, लेकिन सबसे पहली तो कंडीशन है कि एविडेंस के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। दूसरा, सिक्योरिटी डिपॉजिट जो कोर्ट के ट्रायल कोर्ट आदेश देगा उसको करेंगे। तीसरा, इस तरह के कोई ऑफेंसेस में इन्वॉल्व नहीं। ये कंडीशंस तो स्पेसिफिक होती है। वो कंडीशंस मान लीजिए कि वो इंपॉर्टेंट है, वो ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट किस तरीके से वो कंडीशंस इंपोज करता है, लेकिन यहाँ बेल का जो कंसेशन है वो इनको मिला है। और इस मुद्दे से जुड़ी कोई चर्चा भाग या इस तरह की कोई भाषणबाजी नहीं करेंगे? हाँ, नेचुरली इससे रिलेटेड कोई बातचीत नहीं करेंगे? कोई बातचीत नहीं करेंगे। अच्छा, अब इस केस को मान लीजिए, ये जैसे आपने एक शब्द बोला उसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहता हूं आपसे कि इसको प्रेसिडेंस नहीं बनाएगी, यानी इसके आधार पर केजरीवाल जी या इसके आधार पर मनीष सिसोदिया अपनी बेल एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते कि भाई उनको दिया है? देखिए, ऑनरेबल बेंच ने क्लैरिफाई किया है, द कंसेशन गिवन वुड नॉट बी ट्रीटेड एज ए प्रेसिडेंट, कि यहाँ जो बेल का कंसेशन दे रहे हैं उसको एक सिद्धांत की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा। ये बात तो मान लीजिए ऑनरेबल कोर्ट का माने, कोई उसको ये कह के कि चूंकि आपने संजय सिंह जी को बेल दे दिया इसलिए हमें भी बेल दीजिए, ये कोई ग्राउंड नहीं है। इस केस में चूंकि 6 महीने के अंदर कोई मनी का ट्रेस नहीं रिकवर हुआ, क्यों की हम जो बात करें वो कुछ नहीं हुआ। और तीसरा जो है, जो खास तौर से प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, लेकिन एक बात एक भी इंपॉर्टेंट है, 6 महीने में जो इन्वेस्टिगेशन करनी है वो इन्वेस्टिगेशन तो हो गई, तो जरूरत नहीं थी किसी 6 महीने से जो आपको इन्वेस्टिगेशन ईडी को करनी है, किसी को इंडेफिनिट पीरियड में भी तो वाजपेयी साहब नहीं रख सकते जेल में। बिल्कुल, अल्टीमेटली कहीं तो आप लॉजिकल एंड पे लेकर के आएंगे, चार्जशीट फाइल करेंगे, ट्रायल होगा, कितने समय तक किसी को एक केस में आगे तक लेकर चलते रहेंगे? 6 महीने का इनकार्सरेशन का पीरियड भी बहुत होता है। ये बिल्कुल नेचुरल जस्टिस है कि आप किसी को अनंत काल तक थोड़ी डिटेन कर सकते हैं, या गिरफ्तार रखें या बंद करके रखें, या तो चार्जशीट फाइल कर दीजिए आप। लेकिन इसका मतलब वाजपेयी साहब ये भी नहीं है कि दोष मुक्त हो गए हैं संजय सिंह। नहीं, ये इसीलिए मैंने कहा कि पहले दुबे जी से समझ लिया जाए कि इससे पहले कि हम बहस में घुसें और ये सब चीजें आए, तो टेक्निकली बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि कंडीशनल बेल है, आप दोषमुक्त नहीं है, लेकिन चूंकि आपके खिलाफ अब कोई ऐसी पूछताछ बाकी नहीं है, और अच्छा ईडी को भी लगा कि अब जाने देते हैं इनको, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, इसीलिए तो, और ये बेल ईडी के डायरेक्ट, ईडी ने अपना स्टेटमेंट दिया है। जब ईडी ने कहा कि मिस्टर संजय सिंह इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, जब ये बात कही तब जो है ऑनरेबल कोर्ट ने उसको आधार बनाया। ये तो क्या टेक्निकल। अश्विनी जी, क्या इसको एक इंटरप्रिटेशन के तौर पे ये कहा जा सकता है कि ईडी को लगा कि अगर इस केस में ज्यादा उलझे तो दूसरे केस खड़बड़ हो सकते हैं, इसलिए बेहतर है कि इनको बेल मिल जाने दीजिए? देखिए, ये चूंकि रिकॉर्ड में नहीं आया है तो इसलिए मैं इस पर बात नहीं कर सकता हूं, लेकिन जो ओरल सबमिशंस आई, उन ओरल सबमिशंस में ऑनरेबल कोर्ट ने और जो तमाम लीगल पोर्टल्स ने रिपोर्ट किया है, तो ओरल सबमिशंस में ये बात आई कि आप ये देखिए कि हम अगर धारा 45 का इस्तेमाल करते हैं तो इसके रेमिफिकेशंस ट्रायल के दौरान उल्टे होंगे। धारा बेल देने के, धारा 45 बेल देने की स्पेसिफिक बात करता है। उसके बाद जो है ईडी ने कहा कि इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो निश्चित तौर अप्रत्यक्ष रूप से आप ये बात कह सकते हैं। ओके, धारा 45 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार जिक्र में आती है, आप लोगों ने सुना होगा। नॉर्मल सीआरपीसी में जब बेल लेते हैं तो 3 कंडीशन होनी चाहिए कि आप भाग नहीं जाएंगे, छेड़छाड़ नहीं करेंगे और सहयोग करेंगे, लेकिन इसमें 2 अबव ऑल है। एक कि जज को कन्विंस होना चाहिए कि आप दोषी नहीं लग रहे हैं, और दूसरा आप खुद अपने सबूत दे दीजिए, ये बता दीजिए, ये प्रूव कर दीजिए कि मैं दोषी नहीं हूं। तो ये अबव एंड ऑल 2 यानी 5 कंडीशन आप मीट करें तो आपको जमानत मिलती है। पीएमएलए केस में बहुत शक्तिशाली कानून है ये। अश्विनी जी रुकिएगा, अब दोबारा आते हैं आपके पास, थोड़ा टेक्निकली हम लोगों ने समझ लिया है। प्रवीण कुमार जी, अब तो आपको मान लेना चाहिए ना कि भाई ईडी एकदम पक्षपाती नहीं, भाई जमानत उन्होंने विरोध नहीं किया, दे दिया, मान लिया कि हाँ अब हमको नहीं पूछना कुछ, या अभी भी आपको लगता है कानून पे विश्वास है कि नहीं है, कोर्ट पे, ईडी पे? देखिए नीरज जी, कोर्ट पे तो हमेशा से हमें विश्वास है और न्यायिक प्रक्रिया को हमेशा आम आदमी पार्टी फॉलो करती है। आपने देखा हुआ इस केस में भी लगातार आम आदमी पार्टी ने न्याय प्रक्रिया को फॉलो करा, और आज जो है मंगलवार का दिन है और प्रभु महावीर बजरंगबली जो है
हमेशा उनका हाथ हमारे सर पर रहता है, आम आदमी पार्टी के साथ रहता है। और आज मंगलवार का दिन है, आज बहुत शुभ ये समाचार हम सबके लिए आया है कि संजय सिंह जी जो है, जो सांसद है राज्यसभा के आम आदमी पार्टी के, प्रखर प्रवक्ता है, शेर की तरह दहाड़ते, वो आज पूरी तरीके से उन्हें जो है वो बेल मिल गई है। और बेल मिलने के बाद जो है लगातार संजय सिंह जी हमारे बीच होंगे। और भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे एक करारा तमाचा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ईडी जो है वो ये कह रहा था कि जिस तरीके से संजय सिंह द्वारा और तमाम आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा लगातार इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ईडी जो है आज तक एक भी मनी ट्रेल जो है वो इसमें दिखा नहीं पाई। ये कोर्ट में भी अभी इस पे डिस्कशन हुआ कि मनी असलियत में जमानत इसी बात पे मिली है कि आज तक ईडी जो है उसको मनी ट्रेल को शो नहीं कर पाई कि असलियत में मनी ट्रेल कहाँ गया, किसको पैसा दिया, वो कहीं इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। ना ही कोई, इन्होंने लगभग अभी तक जो है 300-400 जगह रेड मार चुके हैं, लेकिन आज तक इनको एक पैसा रिकवर नहीं है, एक फूटी कौड़ी रिकवर नहीं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से षड्यंत्र में खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारती आ रही है और पूरी लगातार जो है इसी षड्यंत्र पर खुद ही फंसती हुई नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। और असलियत में मैं आपको बताना चाहूंगा कि मनी ट्रेल भारतीय जनता पार्टी का कहाँ है। जब शरद रेड्डी ने पूरी गिरफ्तारी होने के बाद जब भारतीय जनता पार्टी को 5 करोड़ रुपए दिए और उसके बाद जो है सरकारी गवाह बनने के बाद इसको बेल मिली, फिर अरे प्रवीण भैया, अरे सुनो ना प्रवीण जी पूरी तरीके से शो होता है कि मनी ट्रेल जो है भारतीय जनता पार्टी के पास है। प्रवीण जी सर सुन लो, मेरा सवाल तो सुन लो, आप फैसला मत सुनाओ। मैंने इसलिए बार बार लोग क्लियर पूछा, दोष मुक्त नहीं हुए हैं संजय जी, बेल पे हैं सर। टेक्निकली हम लोगों को सर करेक्ट रहना चाहिए, मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता है, तो आप फैसला कैसे सुना रहे हो मनी ट्रेल नहीं मिली? वो तो जब चार्जशीट होगी ट्रायल से एकदम खत्म हो जाएगा तब पता लगे मनी ट्रेल मिली नहीं मिली। इसलिए थोड़ा ये चीज ध्यान रखनी चाहिए। लगातार भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे थे कि बहुत बड़ा घोटाला हो गया, ईडी भी कह रही थी बहुत बड़ा घोटाला हो गया, लेकिन आज तक कहीं पैसे की बरामदगी हुई? कहीं इन्होंने पैसे का रिकॉर्ड दिखाया? कहीं नहीं दिखाया। इन्होंने सारे लॉकर छान लिए, सब जगह चले गए, खूब इनने तलाशबीन कर ली, लेकिन आज तक एक पैसे का भी रिकवर 4 नेता हमारे उठा के अंदर बंद। अच्छा ये बताओ कि अच्छा ये सुनो ना प्रवीण जी, अभी आपकी जो मंत्री और विधायिका जी हैं आतिशी मरलेना जी ने, और उससे 2 दिन पहले ऋतुराज झा ने ये आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी विधायकों की खरीद फरोख्त कर रही है, फोन आया था, संपर्क किया गया है। ये आरोप के सबूत आपने क्यों नहीं दिए इनको, बगल में बैठे हुए सिद्धार्थ यादव जी? देखिए, ऋतुराज झा जी ने साफ तौर पे एक नंबर जो है दिल्ली विधानसभा में बताया था और उस नंबर को डिक्लेयर किया था कि उस नंबर के द्वारा जो है उन्हें ऑफर दिया जा रहा है, उन्हें लगातार जो है संपर्क किया जा रहा है उस नंबर के द्वारा। जो है वो विधानसभा एक क्लिप उठा के देख ले, मिल जाएगा नंबर। कौन है, कौन वो नाम तो बताओ, कौन है वो, कौन कर रहा था, कौन है वो बंदा? तो भारतीय पार्टी के लोग हैं जो कर रहे हैं। अरे नाम तो होगा कोई भारतीय पार्टी ना ऐसे के तो। और मरलेना जी से किसने संपर्क किया कि इनको खरीद फरोख्त करना है? आप जाइए, वो आपको बताएंगे, वो आपको बताइए ना भारतीय जनता। और असलियत में देखिए इसमें नीरज जी एक और चीज है कि अब क्या आप सवाल जवाब लगातार हमसे कर रहे हैं, लेकिन असलियत में जो मनी ट्रेल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए जो शरद रेड्डी ने दिया है उस पे आज तक कोई बात नहीं करता, ना कोई ईडी उस पे सवाल जवाब। अभी देखो फिर वही प्रवीण जी, मैंने पहला सवाल आपसे पूछा अदालत पे और ईडी पे भरोसा है आपको, आपने कहा है। तो अभी देखिए कोर्ट में देखिए जो हुआ आगे भी होगा। अगर गलत इन्होंने ट्रेल रखी है, गलत फंसा है, तो आप सब छूट जाएंगे और बिल्कुल बजरंगबली की कृपा आपके ऊपर रहेगी, वो तो छोड़ दीजिए आप। हम तो कह रहे हैं कि हमें तो गलत पता है, हम तो छूट ही जाने। लेकिन अरे दूसरा सवाल, आतिशी मरलेना जी ने कहा कि उनको संपर्क किया गया कि पार्टी सरकार गिराने के लिए ऑफर दिया गया। कौन लोग हैं वो, उनको नाम बताओ ना, एक्सपोज करो नाम लेके कि ये लोग खरीदारी कर रहे थे, एफआईआर करो उनके खिलाफ। नहीं आप देखिए ना, उसमें नाम के साथ, नंबर के साथ सारा डिक्लेरेशन। अभी बताओ ना, आप यहाँ पे, आप तो विधायक हो, आप रहे होगे उस समय उसके अंदर, विधानसभा के अंदर बताया गया कि भैया ये व्यक्ति है, इस नंबर से कॉल आया था। आप विधानसभा के अंदर थे कि नहीं थे? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो मनी ट्रेल जो शरद रेड्डी ने जो है भारतीय जनता पार्टी को पैसे दिया, उसका हिसाब किताब कौन लेगा? उसका जो है ईडी में जांच कब होगी, उसकी सीबीआई में जांच कब होगी, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी से कब? प्रवीण जी एक मिनट रुकिए ना, अब एक ही बात को बार बार रटने से कोई फायदा नहीं है। मैंने आपसे कहा कि आप विधानसभा के अंदर से विधायक हैं, तो आपको पता होगा, नाम बता दीजिए बगल में बैठे हुए पब्लिक को, देश को बताइए कि इस फला नाम के व्यक्ति ने इस नंबर से मुझे फोन किया और ऋतुराज झा को खरीदने की कोशिश की और मैं आतिशी मरलेना जी के संपर्क किए गए, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता, ये लोग सरकार गिराने के लिए खरीदारी कर रहे हैं। ये नाम आपको बताने में संकोच और शर्म क्यों? विधानसभा के अंदर क्यों? बात में प्रेस कॉन्फ्रेंस आप करते, खुलेम करिए। अभी रुकिए सिद्धार्थ यादव जी, आप लोग सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं और संजय सिंह जी को जमानत मिल गई है। ये दो आपके लिए बहुत ही
आज का दिन आपके लिए अच्छा नहीं गया, तगड़ा सेटबैक है आपके लिए। नहीं, आज का दिन देखिए, अरे सवाल सिद्धार्थ जी से, आपसे नहीं, नीरज जी मैं मानता सिद्धार्थ जी नहीं- से सवाल है। हाँ बोले सिद्धार्थ जी। नीरज जी, हमारे दिन ऐसे निर्णयों से, ऐसे फैसलों या ऐसी खबरों से अच्छे और बुरे में तय नहीं होते। हमारे दिन तो, जब हम सबके अच्छे दिनों की बात करते हैं तो हमारे अच्छे दिन तो तभी होते हैं जब देश के गरीबों को अन्न मिल पाता है, जब देश की प्रगति हो पाती है, देश में कनेक्टिविटी की नई बूम आती है, देश में नया स्टार्टअप का इकोसिस्टम बनता है। हमारे अच्छे दिन तो उसी के आधार पर हैं। पर ये लोग अपने अच्छे और बुरे दिन, जिनके दिन ऐसे चल रहे हो, उनके लिए बड़े फैसले हैं। अब आज बहुत बड़ा जश्न मना रही होगी आम आदमी पार्टी, पर वो तो इतने दिन से आरोप लगाती थी ये तो ईडी नहीं है, इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी की है, ऐसा है वैसा है। देश में कोर्ट्स हैं, हमने शुरुआत से यही बात कही थी। हमने बड़ी शुरुआत से बोला था कि देश की अदालतें तय करेंगी कि किसको बेल पर रहना है, किसको जेल में रहना है, किसका केस मजबूत है, किसका नहीं है। आज एक बेल पर, जिसमें भी कोर्ट ने ये नहीं कहा कि प्राइमा फेसी एक्यूज नहीं है, उस पर बहुत बड़ा जश्न मनाने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है। थोड़ा सा इसका भी विश्लेषण कर लेना चाहिए कि जो 1.5 साल से नहीं छूटे, मतलब उनको आप इस पैमाने पे क्या मानोगे? जो 1 साल से नहीं छूटे उनको कल इस छूट पैमाने गए पे तो? क्या मानोगे? कल या छूट जो गए नए तो? आपके मुख्यमंत्री अंदर गए हैं उनको क्या मानोगे? अरे उनको भी जमानत मिल गई तो? कल छूट गए तो देश की न्यायिक प्रक्रिया है। हाँ तो ये जी, देश की न्यायिक प्रक्रिया है। हम तो यही कह रहे हैं, ये हमारा काम थोड़ी है। हाँ। आप और मैं या भारतीय जनता पार्टी ये तय नहीं करती। ये जो लोग इंस्टीट्यूशंस पे सवाल खड़ा करते हैं, इनको कटघरे में खड़ा करते हैं। हम हमेशा से ही तो कह रहे थे, देश की कोर्ट्स, देश की एजेंसीज, आज भी तो देश की एजेंसी ने कहा कि हमारे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। देश की एजेंसी ने कहा। पर ये लोग जो देश में भ्रम फैलाने की कोशिश करेंगे, उनको अंडरमाइन करने की कोशिश करेंगे, अब इनको इससे बाज आना चाहिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अभी हमारे साथी कह रहे हैं, विधायक भी हैं आम आदमी पार्टी से, वो कह रहे हैं कि खरीद फरोख्त की कोशिश की जा रही है। वैसे तो ये कहानी बड़ी पुरानी हो चुकी है, सिलसिला आम आदमी पार्टी इस झूठ को लेकर कई बार आती है, पर आज एक नई प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। मैं तो कहता हूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतिशी जी ने कहा कि मेरे एक बड़े क्लोज एड ने मुझे संपर्क किया है और उसको भारतीय जनता पार्टी ने संपर्क किया। मैं हाथ जोड़ता हूं, आप इस देश में एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जाइए क्लोज एड का नाम मीडिया को बताइए और क्लोज एड को ले जाकर के पुलिस में कंप्लेंट करिए। अरे सपनों में थोड़ी कहा होगा कि भाजपा में आ जाओ। कोई चिट्ठी, कोई खत, कोई फोन, कोई ईमेल, कोई एसएमएस, कुछ तो तरीका होगा। आपके घर आए होंगे तो सीसीटीवी की फुटेज होगी, कुछ तो होगा। पर ये भी अब बातें पुरानी हो चुकी। नीरज जी, इनकी बातों को कितना घसीटा जाए, देश जानता है कि ये सब कुछ झूठ है। असल बात यह है कि इस देश में जो भ्रष्टाचार मुक्ति का नारा लेकर के आए थे, जो ये कहते थे देखो भैया ये सारे चोर हैं, ये सब मिले हुए हैं, जिनकी ये लाइनें फेमस हुआ करती थी, जिन्होंने रामलीला मैदान के जिस कोने में इंडिया अगेंस्ट करप्शन का मंच लगाया था, उन्होंने इंडिया अलायंस ऑफ करप्शन का मंच आज वहां पे लगा दिया। ये महत्वपूर्ण है। ये प्रवीण जी, भ्रष्टाचार को डीएनए। अरे प्रवीण कुमार जी के जवाब, सिद्धार्थ जी रुकिए, प्रवीण जी आपको कुछ काउंटर करना चाहते हैं। बहुत बड़ा ऑपरेशन जो है ये भ्रष्टाचार के खिलाफ चला रहे हैं। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ जब ऑपरेशन चलाते हैं तो उसमें जो चक्की पीसिंग नेता जो है इनके महाराष्ट्र के, वो क्या छूट जाते हैं। इनके जो आसाम के जो चीफ मिनिस्टर है, जिसके खिलाफ वाटर स्कैम चलाया था, वो क्यों छूट जाते हैं। छगन भुजबल की जो फाइलें जो है वो ईडी के, प्रवीण जी एक मिनट रुको। प्रवीण जी सुनो ना सर, सुनो। अरे सुनो प्रवीण जी, सुनो मेरी बात। एकदम ताजा आज सुबह का 10 घंटे पहले का केस है महाराज, उसका तो नाम बताओ। मैं अभी घेर लूंगा, सिद्धार्थ जी को जाने नहीं दूंगा। आज मैं जवाब लूंगा, चाहे 3 घंटे शो करना पड़े। आप नाम लो उसका, आतिशी जी से जिसने संपर्क किया, बताओ। नीरज जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ये पुरानी, आपको क्या लगता है कि लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से ऑपरेशन लूटा पूरे देश भर में चलाती है, अभी हिमाचल में यार फिर वही बात, आप घुमा फिरा के उधर पहुंच जाते हो। मैं तो कह रहा हूं, सामने बैठे सिद्धार्थ जी, वकील साहब बैठे हैं, अभी सब दूध का दूध पानी पानी हो जाए। बताओ ना उसका नाम, जो खरीद की कोशिश कर रहा है। पार्टी का काम ही यही है, भारतीय जनता पार्टी का नीरज जी काम ही यही है। अरे नहीं, ऐसा नहीं। देखो लगातार जो है वो ये देखिए क्या प्रवीण जी ने, यही सारे आरोप जब आप लोग लगाते हैं ना, तो फिर आपसे जनता पूछती सवाल, मैं भी वही पूछ रहा हूं। 10 घंटे पहले का नाम नहीं बता पा रहे हैं आप, और चक्की पीसिंग याद कर रहे हैं। 10 घंटे पहले आपको किसी ने ऑफर दिया, आप उसका नाम बताओ, कौन है वो? FIR दर्ज कराओ उसके खिलाफ। बात पे आप लोग स्टिंग करते थे, आज क्यों नहीं किया स्टिंग? भारतीय जनता पार्टी वाले लगातार जो है बहुत बड़े धूर्त हैं,
ये किसी ना किसी इंडिविजुअल प्रकार से सर आम आदमी पार्टी- प्रवीण जी इससे पहले कि नहीं बोलते रहे, प्रवीण जी अरे सुनो, अरे प्रवीण जी सुन लो, एक चीज और, इस डिबेट में शब्दों की मर्यादा, धूर्त और फिर कोई उनको, अभी संजय जी के बारे में भी बहुत सारे लोग कुछ बोल देते हैं, मैं एकदम निवेदन कर रहा हूं, कोई इंडिविजुअल बिलो द बेल्ट कोई कमेंट नहीं, कोई किसी के बारे में नहीं, प्लीज डिबेट में एक मर्यादा बनाए रखिए, तथ्यों पे बात करिए। अब चलते हैं अपने मेहमानों के पास, दूसरा हमारे यहाँ एनालिस्ट भी हैं 2 लोग। बताइए संजीव कौशिक जी, सरकार गिराने के लिए खरीदारी की कोशिश हो रही है और प्रवीण जी बता ही नहीं रहे कौन गिरा रहा है। नीरज जी, सरकार के काम करने का तरीका क्या है उसका उदाहरण हम बता देते हैं आपको। अरविंद केजरीवाल जी ने पहले भी इससे आरोप लगाया कि हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। क्राइम ब्रांच वाले नोटिस लेके उनके घर पे पहुंच गए और 4 घंटे तक उनके दरवाजे पे मशक्कत करते रहे और पूरे मीडिया में तमाशा बनता रहा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं 70,000 करोड़ बेईमानी आदमी चक्की पीसिंग कोई एक बार कोई नोटिस लेके नहीं जाता। किसी क्राइम ब्रांच वाले में इतनी हिम्मत नहीं होती पूछते जाके कि किस आधार पे आप ये बात कह रहे हैं। दूसरी बात, अभी 2-3 दिन पहले प्रफुल्ल पटेल के बारे में आपने खबर सुनी। अरे संजीव जी, आप भी वही घुमा, प्रवीण जी टाइप की आप बात करने लगे। आप एनालिस्ट हो ना, तो आप तो क्लियर बताओ ना। जो लोग ये आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इन संवैधानिक संस्थानों का इस्तेमाल करती है, वो किस आधार पे आरोप लगाते हैं? वही आरोप तो मैं भी बता रहा हूं ना, उसी के बारे में बता रहा हूं कि 8 महीने नहीं। प्रफुल्ल, आप लोग हमेशा ये कहते हैं कि जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो सब काम नहीं कर रही हैं, लोकतंत्र की हत्या हो गई है, संस्थान कोई बचे नहीं, उसी संस्थान से संजय जी को जमानत मिल रही है। अरे साहब, हम जो बोल रहे हैं पहले हमको बोलने दीजिए। अरे इधर उधर की मत बात करो, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल। 10 घंटे पहले की बात नहीं बता पा रहे हो, प्रफुल्ल पटेल की वो बता रहे हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड की ही बात करते हैं। हाँ बताओ ना। संजय सिंह को आज जमानत मिली। हाँ मिली। अब आप हमें बताइए कि जिस व्यक्ति को जमानत मिली हो 6 महीने के बाद में, हाँ। जिस पे भ्रष्टाचार का आरोप हो, हाँ। कोर्ट जमानत देते वक्त ये बात कहता हो कि एक भी पैसे बरामद नहीं हुए और 1 पैसे का भी मनी ट्रेल नहीं दिखाई दिया, आपको जमानत दी जाती है। उस पे भी यदि कोई चाहता हो, विपक्षी पार्टी चाहता हो कि जिस पार्टी के वो लोग हैं जश्न मना रहे हैं, तो क्यों जश्न मना रहे हैं साहब? और ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि ईडी के ऊपर जो लोग प्रश्न खड़ा कर रहे थे, जो लोग इस स्थानों पर प्रश्न खड़ा करने का प्रयास कर रहे थे, क्या ये जमानत के बाद में अभी भी प्रश्न खड़ा करेंगे? क्या करेंगे? अभी भी उसके कारण है करने की, क्योंकि ईडी आज भी यदि प्रश्न खड़ा करती, ईडी यदि नहीं चाहती तो आज भी जमानत नहीं मिलता। जानबूझ के ईडी ने कोई सवाल नहीं किए, सवाल खड़ा नहीं किए। तो चूंकि आपके पास अभी तक कोई एविडेंस नहीं है, तो आप किसी को कितने दिनों तक जेल में रखेंगे? ये सवाल तो बनता ही है ना। और देश की जनता ये भी कहेगी कि ठीक है, यदि वो आरोप मुक्त नहीं हुए तो अपराधी भी तो सिद्ध नहीं हुए हैं। कार्रवाई चल रही है, वापस आने के बाद देखिए, तौर पे उस पार्टी के लिए लीगल टर्मिनोलॉजी में जब तक केस अदालत से बंद ना हो जाए ना, आप उनको अपराधी भी नहीं कह सकते और उनको दोषमुक्त भी नहीं कह सकते। मैंने अभी अपने न्यूज़ रूम में किसी से पूछा कि इस मसले पर आपकी क्या राय है, तो ऐसे ही जोकिंगली उन्होंने कहा कि जब वो अंदर थे मुझे तब भी यकीन था कि वो अपराधी नहीं है, अब वो छूट गए जेल, बेल पे आ गए, तब भी मुझे यकीन है कुछ तो गड़बड़ है। अब ये इस टाइप का जवाब दे रहे हैं आप। नहीं, मैं फिर ये बात कह रहा हूं कि यदि वो वापस बाहर निकले हैं जमानत पे, तो आप मुझे बताइए कि क्या आम आदमी पार्टी इस बात पे जश्न मना रही है? अरे क्या सरकार गिराने का प्रयास हो रहा है? क्या सीधे सवाल पे आओ ना सर। वो तो जमानत हो गई, अब संजय जी बाहर रहेंगे, वो वाला इशू खत्म, उस पर हमने बात कर ली आप सबसे। सरकार गिराने का प्रयास हो रहा है, क्या खरीदारी हो रही है? क्या आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र, हमें क्या लगना है भाई? सुनिए तो सही, ठीक है, आपको नहीं लगता, हमें जो लग रहा है वही बात। हाँ वो बताओ। अचानक ऐसा हो जाता है क्या कि शिवसेना के आधे लोग उठ के चले जाते हैं, किसी रिसोर्ट में चले जाते हैं और रात में सोते हैं और सुबह में हृदय परिवर्तन हो जाता है कि नहीं, अब हमें शिवसेना के साथ नहीं रहना है, हमें दूसरे पार्टी के साथ जाना है। अरे हृदय परिवर्तन तो पंजाब के सांसद का हो गया, पंजाब में तो मजबूत सरकार है, हृदय परिवर्तन हो गया वहां पे। इससे पहले कई स्टेट में इस तरह की चीजें देखने को मिली है। कभी ऐसा हुआ है कि सत्ता भारतीय जनता पार्टी की कोई सरकार चल रही हो, वो अचानक टूट गई हो और दूसरी विपक्षी पार्टियों ने सरकार बना दी? ठीक है, जहां भी कौशिक जी आपकी बात आ गई कि ऐसे घटनाएं बहुत बार हुई हैं, तो यहाँ भी हो सकती है, यही आप कह रहे हैं ना? बात आ गई आपकी। ये कोशिश तो नहीं, ये कोशिश आ गई कि 20 साल बाद ये कोशिश। सर आपके तर्क की बात करो, मैं आपकी बात ले लिया, मैंने आपकी बात एकदम वेल रिकॉर्ड है कि आप ये कह रहे हैं कि इससे पहले महाराष्ट्र में हो चुका है, एक बार कर्नाटक में हो चुका, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता? तथ्यात्मक बात, ये बात तो अदालत में बोल सकते हैं आप, फैक्ट है। मैं ये कह रहा हूँ कि 20 साल बाद लालू यादव की जमानत जेल हुई थी और सजा हुई है, तो आप गारंटी लेंगे 10 साल पहले कि नहीं लालू यादव जी तो बिल्कुल निर्दोष आदमी है?
मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि अदालत से एक्विट हुए बिना ये सब डायलॉग नहीं मारने चाहिए। एनीवे, खैर, सौरभ जी, आपकी क्या राय है? जी, संजय जी को जमानत मिल गई, ईडी ने विरोध भी नहीं बिल्कुल किया, ठीक कह छोड़ दिया उन्होंने, बिल्कुल ठीक और अब कह आप रहे हैं। सरकार गिराने की कोशिश कर रही भारतीय जनता पार्टी वहां पे। नीरज जी, आपने बिल्कुल अभी जो बात कही ना लास्ट में, बिल्कुल ठीक कही। देखिए, सरकारी फाइलों के साथ अगर कोई भी छेड़छाड़ करता है, कोई भी घोटाला होता है, तो चाहे वो सरकारी अफसर हो या कोई मंत्री हो, वो रिटायर हो गया तो उसके 20 साल बाद भी वो फाइल खुलेगी तो उसको जो है वो जेल जाना पड़ सकता है, उस पर कार्रवाई होती है, ये सरकारी नियम है। एक बात। दूसरी बात, देखिए, जिस प्रकार से अभी आप शुरू से पूछ रहे थे, नाम बताइए नाम बताइए, ये एक फैशन बन गया है आम आदमी पार्टी के नेताओं का कि कहते हैं सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बहुत बड़ा खुलासा, रोज कहेंगे बहुत बड़ा खुलासा करेंगे, और होता क्या, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। सुबह होता है कुछ नहीं निकलता। जिस प्रकार से आज आतिशी जी कह रही हैं कि मुझे भाजपा में शामिल होने के लिए कहा जा रहा है, अगर मैं शामिल नहीं होंगी तो वो लोग मुझे गिरफ्तार कर लेंगे। अरे भैया, आप लोग रिपोर्टिंग बॉस थे विजय नायर के, ये स्वयं अरविंद केजरीवाल जी ने बोला है कि आप लोग रिपोर्टिंग बॉस उनके थे, सौरभ भारद्वाज जी और आपने क्या किया, आपने अपना तनाव जो है वो बेचारे राघव चड्ढा की, उनका भी नाम ले दिया और एक व्यक्ति का नाम और ले दिया, दुर्गेश जी का। तो कहने का मतलब यह है कि लगातार परत दर परत जो है, जो एक सिलसिला है पोल खोलने का, एक के बाद एक नाम आ रहे हैं, उससे आम आदमी पार्टी के लोग कितने तनाव में। अभी संजीव कौशिक जी का चेहरा आप देख रहे थे, बहुत तनाव में बैठे हुए हैं बेचारे। अब आपके प्रश्नों का जवाब कहां से देंगे? आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के पास अपनी बात बोलने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी शुरू में एक लिस्ट लेकर के 2013 में, हमें याद है, लेकर के बैठे थे और कह रहे थे मैंने ये लिस्ट बना रखी है, मैं इन मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। उसमें नाम किसका था? सोनिया गांधी का, किसका नाम था? फारूक अब्दुल्ला जी का, किसका नाम था? स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव का, लालू यादव का। और कल परसों की रैली में देखिए, वही सोनिया गांधी जी के बगल में उनकी पत्नी बैठी हैं, सुनीता केजरीवाल जी, मंच साझा करके कितनी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, और बगल में दाएं जो है वो फारूक अब्दुल्ला जी बैठे हुए हैं। मतलब वो रैली सिर्फ और सिर्फ एक परिवार तंत्र के नए परिवार के सदस्य जो है अरविंद केजरीवाल जी की जो पत्नी है उनको लॉन्च करने का एक प्रोग्राम था। वहां पर कहीं से भी जो लोग थे वो एक तरह से टोटल करप्शन का कुनबा दिखाई दे रहा था, और वहां पर कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक दूसरे के करप्शन को बचाने के लिए एक मंच पर। सौरभ जी, हो गया पॉइंट, आ गया आपका भी पॉइंट, आपका भी आ गया। अरे प्रवीण जी, क्या सुनीता जी को लॉन्च करने की तैयारी चल रही है क्या? देखिए नीरज जी, ये भारतीय जनता पार्टी और इनके सहयोगी दलों की जो है खींच जो है वो उस रैली के बाद निकल के आ रही है, और ये इनका डर बोल रहा है। भारतीय जनता पार्टी, इनके एनडीए के गठबंधन के जितने सहयोगी है, रामू सामू लालू जो भी हैं, ये सारे जो है परेशान है उस रैली को। लालू आपकी तरफ भाई सोच के बोलो यार, सहयोगी है लालू, दिल्ली की जनता जो है ये सब आपके सहयोगी है, क्या बोल रहे हैं? तरीके से वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जनता पार्टी को अलोकतांत्रिक असंवैधानिक वहाँ पे बताया। भारतीय जनता पार्टी उस कारण से पूरी तरीके से डरी हुई है। और मैं आप ये लगातार, यार प्रवीण जी, आप मतलब विधायक आदमी हो, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, कुछ आप जवाब देते हो, कुछ मैं पूछ रहा हूँ, क्या सुनीता जी को सीएम बनाने की तैयारी या पार्टी का चीफ कन्वीनर बनाने की तैयारी है क्या? हाँ या ना में जवाब दे दो आप, इसमें तरह घुमा फिरा के काहे बताते हो? आपके दो बातें आपके चैनल के माध्यम से यहाँ पे। अरे पहले तो ये बताओ, आपको जन्मदिन की बधाई, आपकी स्क्रीन पे बलून आ रहे हैं, जन्मदिन है क्या आज आपका? अच्छी बात है। आप लगातार जिस तरीके से आज संजय सिंह जी को क्या बात है, वेरी गुड। ये देखो, जो है उसकी खुशी आपके चैनल के माध्यम से दिख रही है, अच्छी बात है। अरे आपकी स्क्रीन पे बलून आ रहा है भाई, बधाई हो आपको। चलो हाँ, आप कह रहे थे कि अभी नंबर बताइए नाम बताइए। मैं आपके चैनल अभी आपके सामने ही एक ऋतुराज झा जी का एक ऑडियो प्ले कर देता हूँ, उसमें देखिए नंबर है, और वो सिद्धार्थ नाम का व्यक्ति से जो फोन लगा रहा था, आप देखिए सुनिए। सुनाओ। दोस्त नहीं आ रहा ऑडियो। ये क्या है? ये फोन नंबर है। और अरे ये क्या, ये ऐसे थोड़ी ये है कि आप कोई भी नंबर 3 डिजिट 4 डिजिट बोल दो और मैं मान लूँ कि ये नंबर। नहीं 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 प्रवीण जी, ऐसे झांसे वाली बातें ना करो। आप जब मूल प्रश्न पे आओ, पहले मेरे को बताओ जो मैंने पूछा है, सुनीता जी को क्या कमान देने की तैयारी? अरे सर, गंभीर प्रश्न है, सरकार आपकी कैसे चलेगी, जेल में है केजरीवाल जी, उसका जवाब दो आप, वो छोड़ो अभी। आप विधायक खड़े होकर गंभीर बात नहीं करते।
दिल्ली विधानसभा में ऋतुराज जी ने एक्सपोज किया हुआ है ऑपरेशन लोटस को भारतीय जनता पार्टी। विधानसभा में क्यों किया, बाहर क्यों नहीं किया? बाहर क्यों नहीं किया? इसलिए डर था कि विधानसभा के अंदर करेंगे तो कोई चिंता नहीं है, बाहर करेंगे तो कार्रवाई हो सकती। विधानसभा के अंदर क्यों किया? आतिशी जी के बगल में बैठ के उनको करना चाहिए था। सारे मीडिया चैनल से बात करिए, आतिशी जी के बगल में बैठ के ऋतुराज जी को भी यही करना चाहिए, तो दोनों लोग साथ साथ अनाउंस करते हैं। वहां सौरभ जी थे। पूरी तरीके से लगातार यही बताना चाहती है कि आम आदमी पार्टी जो है वो करप्ट है। पॉइंट नहीं सिद्धार्थ जी अरे सर आप लोग ना इतना डिबेट में घुमा देते हो बात को, सीधा सवाल का जवाब नहीं देते हो आप लोग। आप सुनो, अब संजय जी की जमानत हो गई, ओके खत्म, वाला इशू हो गया। अब असली सवाल यह है कि दिल्ली सरकार चलेगी कैसे? केजरीवाल जी तो जेल में है, एक संवैधानिक संकट खड़ा। भी मैं अश्विनी जी के पास इसका जवाब पूछूंगा क्या होने वाला है, लेकिन इससे पहले सिद्धार्थ जी 2-3 बार हाथ खड़ा कर चुके। सिद्धार्थ जी अपना बात रख दो, फिर मैं अश्विनी जी के पास जाऊंगा। देखिए, बहुत सी बातें नीरज जी जो भी हमारे साथी कह रहे थे, सबका तो जवाब देश की जनता जानती है, मैं नहीं दूंगा। पर सुनीता केजरीवाल जी वाला दृश्य जो है वो पूरे देश ने देखा है, बड़ा महत्वपूर्ण है वो दृश्य। मतलब पार्टी को खड़ा करने के लिए कितने लोगों की मेहनत लगी है। आतिशी जी दूसरी रो में बैठी थी और मात्र चूंकि धर्म पत्नी है, या यूं कहा जाए कि अब वो भाभी जी हैं, तो वो सोनिया जी के साथ वाली चेयर में फ्रंट रो में थी। कभी तो ऐसा भी लगता होगा कि भाई मेहनत करने वालों को क्या पीछे मौका मिलेगा, इन्हीं को आगे मौका मिलेगा। पर मैं अपनी बात को नीरज जी इसलिए आपके शो पर बिल्कुल थोड़ा तटस्थ होकर रख देता हूं। इनका डीएनए एक है, परिवारवाद और भ्रष्टाचार। इनके चेहरे अलग हो सकते हैं, इनकी सूरत अलग हो सकती है, पर डीएनए बिल्कुल एक है। ये बातें भी अलग अलग कर सकते हैं, पर आज आम आदमी पार्टी जिस कगार पे खड़ी है कि 63 विधायक होने के बाद कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा कि वो किसको अपनी कमान सौंप करके जाएं। देश में ये तगमा लेने की एक होड़ लग गई कि पहला मुख्यमंत्री मैं बना जो जेल में गया, पहले नहीं थे। अनेक लोग गए हैं देश में। लालू जी 97 में चले गए थे, शिबू सोरेन साहब गए, अभी लेटेस्ट एग्जांपल हेमंत सोरेन जी गए। लाखों ऐसे हमारे देश में कई ऐसे उदाहरण हैं जो मुख्यमंत्री रहते हुए जिनको जेल जाना पड़ा पहले के दौर में भी। जी मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा था, मैं आग्रह करूंगा 20 सेकंड 30 सेकंड दिया जाए। मैं किसी के बीच में नहीं बोला, आग्रह करूंगा प्रवीण जी। पर ऐसा मौका ये केजरीवाल केजरीवाल जी जो तगमा लेना चाहते हैं और तगमा अपने साथ लेकर के चलना चाहते हैं कि एक नैरेटिव बिल्डिंग के लिए पहला मुख्यमंत्री, ये पहले मुख्यमंत्री वो हैं जिनसे कुर्सी भी नहीं छोड़ी जा रही। नीरज जी चिपक गए हैं फेविक्विक की तरह। जी सिद्धार्थ जी तो कहते थे ये कुर्सी छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये नीरज जी ये सच्चाई देश के सामने है और ये सच्चाई लोगों को समझना बहुत आवश्यक है। जी पॉइंट आ गया। जो भी कुकर्म किए वो तो देश के सामने जांच के तहत आएंगे ही आएंगे। अश्विनी जी के पास चलूं मैं, वो भी महत्वपूर्ण है। अरे प्रवीण जी रुक जाओ ना भाई, अश्विनी जी के पास चलता। मुझे लगा हेमंत सोरेन जी अफसोस कर रहे होंगे मैंने क्यों इस्तीफा दिया यार, बेमतलब में दे दिया इस्तीफा। नहीं देते हमको, हम भी चलते ऐसे ही काम चलाते। खैर अश्विनी जी ये बताइए, दिल्ली में संकट खड़ा हो गया है, केजरीवाल जी जेल में है, पार्टी उनकी कह रही है कि हैं और रहेंगे, इस्तीफा नहीं देंगे। कैसे चलेगी ये? संविधान में लगी इस बारे में पता नहीं फोर फादर्स ने हमारे सोचे नहीं कभी कि ऐसा एक स्थिति आ सकती है। नहीं देखिए, एक्सप्रेस प्रोविजन संविधान में ना होना यह साबित करता है कि हमारे संविधान निर्माताओं को यह था कि स्वयं जब आरोप लगेंगे तो राजनेता जनता के प्रति, संविधान के प्रति, कानून के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाने के लिए, और चूंकि किसी मुकदमे को पद पर रहते हुए इन्फ्लुएंस ना करें, वो देखते हुए वो इस्तीफा देंगे। और अगर इस पर कोई प्रोविजन देते तो इंटरप्रिटेशन का भी मौका मिलता। तो फिर एक बात आती आरोपी, संदेही आरोपी और अपराधी के बीच का जो जूरिस्प्रूडेंस है वो कायदे से ना एक्सप्रेस प्रोविजन देना अपने आप में एक मैसेज है कि आरोप लगता है तो इस्तीफा देना चाहिए। अब दूसरा, संविधान में एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं होना एक अलग विषय है, पर डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जिसकी शपथ हर नेता लेता है वो दूसरा विषय है। गुड गवर्नेंस के लिए, पब्लिक के कार्यों को सही तरीके से निष्पादित करने के लिए यह जरूरी है कि जब आरोप लगे तो अपनी पद और गरिमा का बेजा इस्तेमाल नहीं करें। इसलिए जरूरी होता है कि आप इस्तीफा दें, और पास्ट के प्रेसिडेंट कहते हैं। मेरा दूसरा पॉइंट, संविधान में
इस पे एक्सप्रेस प्रोविजन होना एक अलग विषय है, और लोकल लॉज जो जेल मैनुअल में रेगुलेट होते हैं हर एक कैदी के लिए एक दूसरा प्रश्न है। वो कानूनी प्रश्न है, संवैधानिक प्रश्न और कानूनी प्रश्न के बीच में हम आते हैं। प्रिजन एक्ट साफ तौर पर कहता है कि किसी भी कैदी को विजिटर से, उसके परिवारजनों से, उसके लॉयर से मिलने का समय सुपरिंटेंडेंट और जेलर निर्धारित करेंगे। प्रिजन एक्ट साफ तौर पर कहता है कि किसी कैदी को क्या क्या मैनुअल फॉलो करना, क्या उसके डूज एंड डोंट्स। तो क्या इस मैनुअल के आधार पर सरकार चल नहीं सकती? नहीं, मैं उसी के बाद अगले उसमें आ रहा हूं। हाँ। प्रिजन रूल साफ तौर पर कहते हैं हर एक आपका सिग्नेचर काउंटर साइन होगा जेलर या सुपरिंटेंडेंट के द्वारा, यानी आप कोई भी एक्शन वहां उनकी मर्जी से नहीं करते। हम आते हैं कैबिनेट डिसीजंस की तरफ। चीफ मिनिस्टर कैबिनेट का हेड होता है। कैबिनेट का हेड होने के नाते तमाम मीटिंग्स आपको स्टेट के बेनिफिट में अपने कैबिनेट के साथ बैठकर निष्पादित करने, और उसमें सीक्रेसी भी एक बड़ा विषय होता है किसी पॉलिसी को लेकर। अगर आप कोई डिसीजन कैबिनेट की मीटिंग, मान लीजिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जेलर ने अपने डिस्क्रिप्शन से आपको परमिट कर दिया, लेकिन उसके सिग्नेचर से, यानी मुख्यमंत्री के सिग्नेचर को कानून के मुताबिक वेरीफाई करने के लिए और एंडोर्स करने के लिए जेलर और सुपरिंटेंडेंट को करना पड़ेगा। सिग्नेचर आप कहां से करेंगे? एक दूसरी बाध्यता यह है। तीसरी बाध्यता यह है कि मुख्यमंत्री के पास अपना प्रोटोकॉल होता है, यानी मुख्यमंत्री अगर अपने राज्य की जेल में जाता है तो वहां के जेलर और सुपरिंटेंडेंट प्रोटोकॉल में उनसे नीचे आते हैं, उनको प्रोटोकॉल फॉलो करना है। तो किन परिस्थितियों में और कैसे जेल के अंदर मुख्यमंत्री रहते हुए अगर अपने कार्यों का निष्पादन करते हैं तो आप प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। अब उसके बाद हम पास्ट प्रेसिडेंट्स की बात करते हैं। जयललिता को आपने देखा रिजाइन किया, हेमंत सोरेन का तुरंत इमीडिएट बात है। लालू यादव को आपने देखा, उन्होंने भी रिजाइन किया। इवन उमा भारती के ऊपर जब मुकदमा हुआ था तो उमा भारती ने रिजाइन करके बाबूलाल गौर को चीफ मिनिस्टर बनाया था। इवन लाल कृष्ण आडवाणी जी के ऊपर भी आप देखेंगे जब मुकदमे दर्ज होने की बात आई थी तो उस समय आप अर्जुन सिंह जी के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे जब शराब घोटाले में नाम आया था। अश्विनी कुमार ने भी, कांग्रेस के जो लॉ मिनिस्टर थे, अश्विनी कुमार जी ने भी रिजाइन किया था। तमाम ऐसे एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं जहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी सब चीजों से ऊपर प्ले करती। ये यहां पर हमारे दिल्ली में क्या प्ले हो रहा है अश्विनी जी? दिल्ली में क्या प्ले हो रहा है? दिल्ली में वही अब आ जाते हैं संविधान के जो एलजी, जो कि कंप्लीट स्टेट नहीं है, वहां पावर्स पर भारत के अनुच्छेद के साथ बात करूं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 239 ए बी वाजपेयी साहब कहता है कि फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर ऑफ द मशीनरी, यानी संवैधानिक संकट जब सरकार के ऊपर खड़ा होता है तो वो गवर्नर कह सकते हैं। संवैधानिक संकट इसलिए खड़ा हो सकता है जब आप पॉलिसी डिसीजन नहीं ले पाते। तो ये सब बातें इंटरप्रिटेशन की बात है, और इसीलिए मैं समझता हूं कि तमाम इतनी बड़ी। अश्विनी जी अभी एकदम सीधा लेमैन वाला क्वेश्चन है, बहुत छोटा जवाब चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की तो बात गई, चूंकि वो तो मानी नहीं जा रही। आप कह रहे हैं कि वो एग्जीक्यूशन में ही दिक्कत है, काम ही नहीं हो पाएगा। तो क्या अगर वो इस्तीफा नहीं देंगे जैसा वो कह रहे हैं तो ये मान लिया जाए कि देर सबेर ये सरकार बर्खास्त होगी? देखिए, अगर एलजी निश्चित तौर पर अभी भी लीगल ओपिनियन ले रहे हैं, अगर एलजी को ऐसा लगता है कि सरकार अपने संवैधानिक दायित्वों का, मैं बड़ा फिर आदर के साथ कहना चाहूंगा, सरकार अपने संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर पा रही है तो वो निश्चित तौर पर रिकमेंड कर सकते हैं प्रेसिडेंट को कि यहां पर संवैधानिक रूप से, क्योंकि संवैधानिक विफलता ही बड़ा विषय होता है किसी भी प्रेसिडेंट। ओके, ये स्थिति बनेगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, इसके बाद फिर अपने राजनीतिक दोस्तों के पास चलते हैं कि आखिर दिल्ली में क्या होने वाला है, क्योंकि ये अब यहाँ से आगे कहानी पॉलिटिकल है कि सरकार बर्खास्त करने में ज़्यादा फायदा है या बने रहने देने में ज़्यादा फायदा है, क्या हो सकता है, इस पर बातचीत करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद लौट के आते हैं तुरंत। दिल्ली सरकार कैसे काम करेगी, अब ये वाला प्रश्न ज़्यादा महत्वपूर्ण है। संजय सिंह की जमानत हो गई है, अब वो बाहर हैं। फटाफट, समय कम रहेगा इसलिए छोटे छोटे जवाब दीजिएगा, सबसे मेरे ढेर सारी बातें करनी है। सिद्धार्थ जी, जेल से सरकार नहीं चल सकती, केजरीवाल जी कह रहे हम इस्तीफा नहीं देंगे। प्रवीण कुमार जी, आप लोग क्या स्ट्रेटजी, भाई कैसे चलेगी सरकार? दिल्ली के लोगों ने एक मिनट सिद्धार्थ जी, पहले प्रवीण जी से पूछ लें ये लोग करेंगे, फिर आप दीजिए जवाब। हाँ बताइए प्रवीण जी। देखिए नीरज जी, दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल को मैंडेट दिया था, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार मैंडेट दिया, और उसके बाद जो है
लगातार भारतीय जनता पार्टी और ईडी की तरफ से जब सम्मन आ रहे थे, उस दौरान भी दिल्ली की जनता से पूछा गया तो दिल्ली की जनता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी उन्हें सीएम चाहिए। दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल के साथ है, हर परिस्थिति में साथ है। और दिल्ली की जनता चाहती है, 2 करोड़ जनता चाहती है कि अरविंद केजरीवाल जी उनके लिए फैसला लें, उनके लिए सारे निर्णय अरविंद केजरीवाल जी लें। तो दिल्ली की जनता का जब आम आदमी पार्टी सरकार को मैंडेट मिला हुआ, केजरीवाल को मैंडेट मिला हुआ, किस बात का इस्तीफा? भारतीय जनता पार्टी तो पहले दिन से चाहती है कि अरविंद केजरीवाल जी इस्तीफा दे दें। अच्छा सुनो, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ो आप, अभी मैंने ठीक ठाक 5 मिनट तक डिस्कस किया अश्विनी जी से, सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही सीनियर लॉयर हैं, इतनी देर तक वो समझा रहे थे और आप फिर भी कह रहे हो कि नहीं हम इस्तीफा नहीं देंगे। आपने मनीष जी का, अच्छा मनीष जी का इस्तीफा क्यों लिया ये बताओ आप? मनीष सिसोदिया जी का इस्तीफा क्यों लिया? इस्तीफे में केजरीवाल जी के इस्तीफे की जो आपने बात की, इसमें दूसरी बात भी जोड़ना चाहूंगा। नहीं, पहले मनीष जी का इस्तीफा क्यों लिया ये बताओ ना, उसी से जुड़ा हुआ केजरीवाल जी का सवाल है। मनीष जी के ऊपर भी ये नियम लागू होता, वो भी तो चुन के आए थे, डिप्टी सीएम थे, उनको भी दिल्ली जनता ने चुना था। एक बार पीआईएल जो है वो दाखिल हुई थी कोर्ट में। पीआईएल सुनने के बाद पूरी तरीके खारिज जो है, कोर्ट ने उस पीआईएल को कर दिया कि ऐसा कोई संवैधानिक संकट नहीं है, ऐसा कोई संविधान में कहीं नहीं लिखा कि। अरे मैंने मान ली प्रभु आपकी बात, मैं वो पूछ रहा हूँ कि मनीष जी का इस्तीफा क्यों लिया? अरविंद केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी को लगता है जैन साहब का इस्तीफा क्यों लिया? पूर्व स्वास्थ्य मंत्री का क्यों लिया था उनका इस्तीफा? आप बेल ले लीजिए, कोर्ट पे आप सुनवाई कर लीजिए, आप भी कोर्ट चले जाइए। अगर आपको केजरीवाल जी का इस्तीफा चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी। प्रवीण जी आप यार सुन नहीं रहे हो आप ये विधानसभा नहीं है भाई, आप उधर आप 65 लोग हो तो आप अकेले बोल लो तो चलता है, वहां पे इधर दूसरे लोग हैं आधे, हम कम से कम हमारी तो सुन लो, वकील साहब की सुन लो। मैं ये पूछ रहा हूँ कि मैंने आपकी बात मान ली कि दिल्ली की जनता ने आपको 3 बार चुना है तो आप इस्तीफा नहीं देंगे, मनीष जी से क्यों ले लिया था? सत्येंद्र जैन जी से क्यों लिया इस्तीफा? उनको भी बने रहने देते। मनीष, मैं बता देता हूँ, मनीष जी के पास उस समय बहुत सारे विभाग थे और लगातार क्योंकि दिल्ली में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो विभागों के थ्रू होते हैं, और दौरान जो है वो सारे काम जो है कई सारे कामों में फाइलें करने में, कई सारी चीजें करने में थोड़ी समय, लेकिन उसके बाद जो है अतिशी जी को सेम डिपार्टमेंट दिए गए, उसके बाद जो है काम तो जो है। क्या आप कह रहे केजरीवाल के पास कोई काम ही नहीं है? कोई काम नहीं उनके पास? कोई काम नहीं है। क्या बात कर रहे हो यार, मतलब विधायक हो आप, सोच समझ के बोलो यार। नीरज जी मैं सोच समझ के आपके पास बता रहा हूँ। तो उनके पास कोई काम नहीं है इसलिए उनको कोई इस्तीफा देने की जरूरत नहीं, तो सीएम का क्या काम होता है फिर बताइए आप? कोई काम ही नहीं उनके पास तो इस्तीफा क्यों दे? किस बात का इस्तीफा दे? वो यही कह रहे हो आप? सोच समझ के पढ़ लिख के ही बता रहा हूँ कि अभी सत्येंद्र जी ने क्यों दिया था? उनके पास तो एक विभाग था, उनके पास तो ज्यादा मंत्रालय भी थे, उन्होंने क्यों दिया था इस्तीफा? अरे भाई साहब कम से कम इतनी चीज तो सीखो कि जो आप लोग ही स्वयं। अरे सुनो ना पहले यार प्रवीण जी, आपके केजरीवाल जी ने सोमपाल को इतना, सोमपाल नहीं हाँ जो विधायक मंत्री जी थे, लॉ मिनिस्टर थे, 1 घंटा उनको ज्ञान दिया था कि पार्टी की बेइज्जती करा रहे हैं, तुरंत इस्तीफा देना चाहिए उनको, जब क्लीन हो जाए तो फिर से आ जाए। चुनाव से पहले आप ही लोग कहते थे कि आरोप लगते पहले इस्तीफा दो बाद में आओ, अब सब भूल गए आप लोग। आप देखिए कितने मीम चल रहे हैं सोशल मीडिया पे, उसका भी सर्वे करा लीजिए। अरे लीगली आपको बता रहे हैं अश्विनी जी, इतने सीनियर वकील है सुप्रीम कोर्ट के, कि लाइन झड़ी लगी हुई है आजादी से लेकर आज तक कि सबने इस्तीफा दे दिया कि भाई चलो ठीक है जेल में नहीं जाएंगे हम। पार्टी तो नैतिकता का पाठ पढ़ाती। और अरे आपके सहयोगी कांग्रेस जो इस समय आप गलबहियां कर रहे हैं, उनके अश्विनी कुमार की जब मैं बात कर रहा था, लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने खाली एक एफिडेविट देख लिया था सीबीआई का, जो कि अधिकार था वो देख सकते थे, उसके बावजूद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। नहीं, नैतिक रेल मंत्री के भतीजे भांजे ने कहीं फोन पे किसी से बात की थी, इस्तीफा दे दिया उन्होंने। आपके सहयोगी हैं, उनसे ही सीख लो आप, भाजपा से नहीं सीखना चाहते हो तो। क्योंकि ये फर्जी केस लगा के ही ये बदनाम करना चाहते हैं। भैया कुछ नहीं हो सकता सिद्धार्थ जी, इस्तीफा नहीं होगा। सरकार कैसे चलेगी? आपकी केंद्र सरकार है, आपकी जिम्मेदारी संविधान की रक्षा करना। बताओ अभी हम रुको, सिद्धार्थ जी का टाइम है अभी, आपके प्रवीण जी आपका हो गया। सिद्धार्थ जी बताओ कैसे चलेगी सरकार? देखिए नीरज जी, सबसे पहला आग्रह मैं प्रवीण जी से करूंगा, बहुत शांति से सुन रहा था, उनसे भी आग्रह शांति से सुने। नीरज जी, ये बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि सत्ता का जो लालच है, उस लालच के कारण ये कुर्सी छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। कारण कुछ दूसरे भी हो सकते हैं। देखिए आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय यह भी हुआ कि जिस केस में आज तक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने इनके 2 नेताओं का नाम नहीं लिया था, उन्हीं का नाम अभी कल परसों में केजरीवाल जी ने खुद दे दिया है। ये चाह भी ऐसा हो सकते हैं कि चाह भी रहे हो कि भाभी जी का रास्ता जब तक साफ ना हो जाए, 1-2 लोगों को मैं और इसमें लपेट लूं और पूरी कैबिनेट अंदर आ जाएगी तो भाभी जी को मौका देंगे। कारण कुछ भी हो सकता है, पर महत्वपूर्ण और गंभीर बात यह है कि आज सत्ता के लालच के आगे दिल्ली की जनता का हित हार रहा है। ये स्पष्ट बात है।
अगर कोई मुख्यमंत्री जेल में बैठा है, प्रवीण जी तो बोल सकते हैं कि उनके पास कोई काम नहीं है इसलिए जेल में बैठे हैं, बिल्कुल खाली है, पर कोई भी प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर वो जेल में बैठा है, उसने ओथ ऑफ सीक्रेसी ले रखी है, वो सीक्रेसी की ओथ लेकर, संविधान की शपथ लेकर वो मुख्यमंत्री के पद पर गया, क्या कोई भी फाइल साइन हो सकती है जेल में जाकर विदाउट काउंटर साइन? अभी बिल्कुल डिटेल्स दी गई है उसकी। क्या उनके पास दी गई बात कोई कैबिनेट की बात होगी? मेरा सवाल आपसे ये नहीं था सिद्धार्थ जी, मेरा सवाल ये था कि आप लोग संविधान की रक्षा कैसे करोगे? अगर वो नहीं देंगे तो क्या सरकार बर्खास्त होगी? या आप ये भी कह सकते हो कि हम थोड़ी, देखिए नीरज जी, मैं बोलो नहीं, बिल्कुल मैं इसका थोड़ी सी गंभीरता से आपको जवाब दूंगा। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का और संवैधानिक विषय है और दिल्ली के उपराज्यपाल निश्चित रूप से सभी प्रकार की लीगल रेमेडीज इसमें एक्सप्लोर कर रहे होंगे, फैसला उनको लेना है। पर एक टेक्निकल बात मैं जरूर आपके बीच में रखूंगा। देखिए, ऐसे समय में सुप्रीम कोर्ट की, मैं खुद भी पेशे से वकील हूं, सुप्रीम कोर्ट की बहुत सी जजमेंट्स आई हैं कि ऐसे समय में जब नेता को नया चुना जाना है, नया मुख्यमंत्री चुना जाना है, कोई सरकार गिर नहीं रही, कुछ और नहीं होना, इसका फैसला फ्लोर पर होगा। फ्लोर जो असेंबली की कॉल है वो राज्यपाल को देनी है। अब दिल्ली की विशेष स्थिति यह है कि जो असेंबली है दिल्ली की, वो तो परपेचुअल सक्सेशन में चल रही है, परपेचुअल सेशन है, लगातार चली जा रही है, कभी भंग ही नहीं होती। तो ओनस दिल्ली असेंबली के, दिल्ली विधानसभा के स्पीकर पर है कि वो उस परपेचुअल सेशन में नए नेता के चुनाव के लिए बुलाएं। ये एक और संवैधानिक संकट है। अरे सिद्धार्थ जी पॉइंट टेकन। अभी समय कम, छोटा लेते हैं। उसके आगे एक बात मैं जोड़ता हूँ समय बचाने के लिए कि उनके पास राज्यपाल जी कहेंगे नया नेता चुनो, वो कहेंगे नहीं हमारा नेता ऑलरेडी है, मैंने चुन लिया है। तो घूम फिर के फिर मेरा वही सवाल आएगा कि संविधान की रक्षा आप लोग कैसे करेंगे? इसको इसलिए छोड़ देता हूँ क्योंकि समय कम है, डिटेल करते हैं। कौशिक जी, मुझे ये बताइए कि अगर सुनीता जी को ही चार्ज देना तो फिर दे ना, काम तो कर रही, संबोधित कर रही हैं, कुर्सी में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, रैलियों में जा रही, तो फिर दिक्कत है कोई? वाजपेयी जी जब अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया, उनके अगेंस्ट में लोग कोर्ट तक गए कि इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि ये हमारे क्षेत्र, अधिकार क्षेत्र से बाहर है, और जाहिर सी बात है कि उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या जेल में रह के वो मुख्यमंत्री का काम संपादित कर सकते हैं? क्या ये एक कठिन परिस्थिति है? निश्चित तौर पे सारे विद्वान लोग हैं यहाँ पे। उस परिस्थिति में हो सकता है कि आम आदमी पार्टी पुनः कोर्ट का रुख अख्तियार करे और कहे कि यदि आप हमें कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बने रहेंगे तो फिर हमें काम करने के लिए हम उस तरह की सहूलियतें दें। हो सकता है कि कोर्ट के पास वो आर्गुमेंट लगाए कि हमें हाउस अरेस्ट करके काम करने का अधिकार दीजिए। हो सकता है कि प्रोटोकॉल की बात करे वो, हो सकता है कि क्या कि नहीं, जेल में ही हमारे लिए उस तरह की व्यवस्थाएं की जाए। जब कोर्ट ने ये कहा कि मुख्यमंत्री से आप, कौशिक जी मैंने ये सवाल पूछा नहीं आपसे, तो मैंने आपसे ये सवाल पूछा कि सुनीता जी को क्या आप लोग या आम आदमी पार्टी तैयारी कर रही है, आप इसको मानते हैं क्या? आप वो वाला सवाल तो मैंने पूछा ही नहीं था आपसे। नहीं, इस सवाल पे भी आते हैं, इसी पे आइए सर, टाइम कम है, इसी पे आइए। और नहीं, और ऐसा यदि होता भी है तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को क्या परेशानी हो सकती है? भारतीय जनता पार्टी कोई परेशानी नहीं है, उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी का निजी मसला है। एक पत्नी जिसके पति को जेल में डाल दिया गया, वो मानती है या उसके पूरे पार्टी के लोग मानते हैं कि एक आरोप लगा करके हमारे पति को जेल में डाल दिया गया, वो मुखर है, खड़ी है, आगे मजबूती के साथ खड़ी है। नहीं तो और अरे क्या आतिशी मरलेना मुखर नहीं है? दिन में 10 बार वो बाइट दे रही है। सौरभ भारद्वाज जी कितना बात कर रहे हैं? आपको कैसे लगा कि आतिशी को साइडलाइन किया जा रहा है? यही तो आप ही कह रहे हो कि वो इतनी मुखर है, फ्रंट से लीड कर रही है, तो इसलिए मैंने कहा आतिशी भी मुखर है। यदि वो मुखर भी होती है तो उसमें बुरा क्या है? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं। मैंने कब कहा बुरा है? आप तो खुल के बोलो कि हाँ उनको सीएम बना देना चाहिए। मैं तो यही पूछ रहा हूं आपसे। क्यों? ये तो पार्टी का काम है ना। जब पार्टी के किसी नेता, अच्छा ये बताओ, जानकारी तो आपको होगी, ये प्रवीण जी तो बताते नहीं, घुमा फिरा देते हैं, सुनीता जी ने सदस्यता ले ली क्या आम आदमी पार्टी की? वो रैली संबोधित कर रही थी। मैं जानना चाहता हूं लोकस स्टैंडाई क्या थी? बताओ कौशिक जी, आपसे पूछ रहा हूं मैं। अजय आवाज कट गई। अरे महाराज आखिरी समय में आवाज कट गई। जल्दी से छोटा सवाल, बहुत 30 सेकंड जवाब चाहिए, समय नहीं है। सुनीता जी पार्टी संबोधित कर रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, रैली संबोधित कर रही हैं, उनका पार्टी में क्या स्टेटस है? कुछ नहीं है। तो क्यों कर रही हैं?
अरविंद केजरीवाल की पत्नी है, निश्चित तौर पे उन्हें भी अपने बात को रखने का अधिकार है। बार बार ये संवैधानिक संकट की बात की जा रही है। कौन उधर गया अभी सौरभ जी, टाइम नहीं सर, आप लोग घुमाओगे तो मैं सुनूंगा। कौशिक जी, सीधा सवाल है, आप देखिए कोई भी कहीं जाके किसी को संबोधित करे, इसमें कोई संवैधानिक संस्था कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकती है, लेकिन आपको इतना हिम्मत होनी चाहिए, स्वीकार करिए आप पार्टी के हिसाब से जाकर के रैली संबोधित कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि कुछ है ही नहीं। ऐसा थोड़ी होता है सौरभ जी। दिल्ली सरकार कैसे चलेगी सर? आप तो ये वाला बताओ सवाल। देखिए नीरज जी, मैं बता रहा हूं कि भ्रष्टाचार, वंशवाद और परिवारवाद के विरोध की बुनियाद पर खड़ी पार्टी के सारे सदस्य आज केजरीवाल जी की पत्नी के सामने नतमस्तक हैं। अब आप देखिए कि मैं ये खुल के नहीं बता रहा, मैं बताता हूं। केजरीवाल जी ने जो मिलने वालों की लिस्ट बनाई उसमें कुछ परिवार के सदस्य और कुछ मित्र हैं, उसमें से आतिशी जी गायब हैं, सौरभ भारद्वाज जी गायब हैं। उसके बाद जो है जब आतिशी जी पर जो है ये मामला आता है कि भैया आप तो जो है सीधा सीधा आपका कनेक्शन था, आपकी बातचीत होती थी, तो वो सीधा सीधा नाम ले देती है राघव चड्ढा जी का। मतलब सारी खिचड़ी पकाई जा रही है सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि सुनीता केजरीवाल जी का रास्ता साफ किया जा सके एज अ मुख्यमंत्री दिल्ली के अंदर। अब वो नहीं पता कि उन्होंने सदस्यता ली। अब मुझे नहीं लगता कि वो एक परिवार की मुखिया की पत्नी है, जिस प्रकार से अभी इन्होंने कहा कि वो पत्नी है इसलिए सोनिया गांधी जी के साथ बैठी थी, सबसे प्रथम सीट पर बैठी थी और सबसे मुख्य सीट पर बैठी हुई थी, तो कल को वो नेतृत्व कर सकती हैं दिल्ली सरकार का, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी और उन्हीं के लिए रास्ता साफ किया जा रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी जो बार बार 2011 की रैलियों में कहते थे कि मनीष अगर तुमने गड़बड़ किया तो पहले तुम इस्तीफा दोगे, जांच बाद में होगी, और केजरीवाल अगर करता है तो पहले मैं इस्तीफा दूंगा और जांच, ये सब तो उन्हीं के बयान है भाई। हमें दूसरे मंत्रियों के, दूसरे नेताओं के नैतिकता की बात, सौरभ जी समय, केजरीवाल जी स्वयं नैतिकता की बात कर रहे थे। अरे समय कम है सर, सौरभ जी माफी चाहूंगा, समय कम है। 6 लोगों के उन्होंने नाम दिए जो खबर निकल के आ रही है, उसमें उनकी पत्नी है, पुत्र पुत्री, और 3 ऐसे नाम है जो पार्टी मैंने सुने नहीं कभी। आतिशी जी का नाम नहीं उसमें, सौरभ भारद्वाज का भी नाम नहीं उसमें, इवन दुर्गेश पाठक के भी नहीं, कोई और पाठक है उसका नाम है। खैर एनीवे, ये उनका अपना निजी मसला है, इस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए वो किससे मिले नहीं मिले। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी करो खुल के करो ना, फिर आप परिवारवाद का आरोप लगे तो लगे, अगर सुनीता जी को चार्ज देना तो दे देना चाहिए, लेकिन संकट है अभी तक। तो अब आगे कैसे सुलझेगा पता नहीं, सिचुएशन फ्लूइड है, ओपन है। अश्विनी जी की मदद बार बार लगती रहेगी जब आगे कुछ मसला बढ़ेगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।